हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका आशा इन्फॉर्म यूनिवर्सिटी अपडेट में। तो आज मैं आई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। तो आज मैं बताने वाली हूँ हिंदी भाषा और साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, स्किप बिल्कुल मत करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जितने भी की पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको इस पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो फर्स्ट हो गया हमारा राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। तो इसमें क्या करना है, आपको डिफरेंसेस बताने हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा में। तो मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। राष्ट्रभाषा देश की सांस्कृतिक पहचान होती है, जबकि राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग सरकार अपने सरकारी कामों में करता है। अब सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ। तो पहले हम जानेंगे सूफी काव्य क्या है, फिर उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। सूफी काव्य में प्रेम और एकता और भगवान से मिलने की तड़प को दिखाया जाता है। अब इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बात करें तो ईश्वर से प्रेम को सबसे बड़ा माना जाता है। जात पात और धर्म का भेदभाव मिटाया जाता है। प्रेम और सच्चाई के जीवन का मार्ग दिखाया जाता है। इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, सबसे सरल, मधुर और भावनात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। यही सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा छायावादी काव्यधारा। अब इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। छायावाद हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण युग है जिसमें कवि ने प्राकृतिक प्रेम, सौंदर्य और कल्पना और रहस्य और आत्मा की भावनाओं को व्यक्त किया हुआ है। इन्होंने क्या किया है, प्रकृति के प्रेम की कल्पना की है ना, उनके उसके सौंदर्य के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। अब इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बात करते हैं हम। व्यक्ति की भावना और आत्मा की खोज की है इन्होंने। अब इसके सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक और सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया है। प्रेम और रहस्य का गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। अब इसके प्रमुख कवि कौन कौन से रहे हैं, इसके बारे में आप बता देती हूँ। जयशंकर प्रसाद इसके प्रमुख कवि रहे हैं, और दूसरी हो गई हमारी महादेवी वर्मा। अगर आपको और के भी नाम पता है और कवि के, तो आप वो भी आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के जीवन परिचय के बारे में आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। द्विवेदी युग का जन्म कब हुआ था और इनका पूरा नाम क्या था, ये सबसे पहले हम जानेंगे। इनका नाम पूरा था महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में 1864 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1938 ईस्वी में। ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक माने जाते थे, है ना, एक प्रसिद्ध कवि माने जाते थे। इन्होंने क्या किया था, समाज सुधारक के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी थी, निबंध लिखे थे। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। इन्होंने सांस्कृतिक पत्रिका का संपादन किया था। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। अब इनकी विशेषताओं के बारे में भी देख लेते हैं कि इनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी रही हैं। भाषा का सुधार हो गया, देशभक्ति का प्रसार हो गया, समाज सुधारक रहे हैं ये, गद्य का विकास किया इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मक्खनलाल चतुर्वेदी का परिचय। तो इनके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इनका जीवन परिचय क्या रहा है, इनकी भाषा शैली वगैरह के बारे में आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं मक्खनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। मक्खनलाल चतुर्वेदी एक प्रसिद्ध देशभक्त कवि माने जाते थे। उन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़े पत्रकार भी माने जाते थे वे। और इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी हुई थी। अब इनकी प्रमुख बातें पढ़ लेते हैं एक बार हम कि इनकी प्रमुख बातें कौन कौन सी रही हैं। इन्होंने देशभक्ति की कविताएं लिखी, और इनका सबसे प्रसिद्ध कविता कौन सा था, पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर भी बहुत सारे निबंध लिखे, बहुत सारी कविताएं लिखी। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। इनकी भाषा क्या रही है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रही है, सरल रही है और भावनात्मक रही है। तो इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, आप अपनी तरफ से बना के लिख देना। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की। भूषण का परिचय दीजिए और उनकी कविताओं का प्रतिपादन कीजिए। तो आपको क्या करना है, भूषण का परिचय देना है, फिर उनकी जो कविताएं हैं तो उसके बारे में प्रतिपादन करना है। तो चलिए एक बार इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं हम, इसमें है क्या। तो पहले हम बात करेंगे भूषण का जीवन परिचय। तो भूषण हिंदी साहित्य के वीर रस के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते थे, है ना। जो हमारा वीर रस है हमारा हिंदी में, तो सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते थे वे। शिवाजी और छत्रसाल जैसे वीरों का उन्होंने क्या किया, कविताएं लिखी इनके ऊपर। जो हमारे शिवाजी जैसे और छत्रसाल जैसे वीरों के ऊपर उन्होंने क्या किया, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, इसलिए बहुत प्रसिद्ध कवि माने जाते थे। अब इनकी प्रमुख बातें देख लेते हैं कि इनकी प्रमुख बातें कौन कौन सी रही हैं। भूषण ने अपने काव्य में वीरता, देशभक्त और साहस जैसे सुंदर का वर्णन किया है। इन्होंने क्या किया, अपने इनके जितने भी काव्य रहे हैं उन्होंने उसमें वीरता के बारे में दिखाया है, देशभक्ति के बारे में बताया। यही सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बता रखी है। अब इनकी भाषा को देख लेते हैं कि इनकी भाषा कैसी रही है, प्रभावशाली रही है। इनकी भाषा बहुत जोश से भरी रहती थी। अब इन्होंने क्या किया है,
इन्होंने जो वीर रस होता है ना उसको सबसे उच्च स्थान दिलाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। अब इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में देख लेते हैं। शिवाजी भूषण, छत्रसाल जैसे दशा, भूषण चरित, ये सारी चीज़ें आप इसमें किसमें लिख सकते हैं, इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में। अब बात करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, संत रैदास का परिचय देते हुए उनके भक्ति का स्वरूप बताइए। ठीक है, अब इसके बारे में क्या बताना है, इनकी संत रैदास के जीवन परिचय के बारे में बताना है और उनके भक्ति के स्वरूप के बारे में बताना है। तो संत रैदास का नाम कैसे पड़ा ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि रविवार को हुए थे। तो इनको सबसे पहले संत दास के रविदास के नाम से जाना जाता था। अब इनका कुछ टाइम बाद इनका नाम पड़ गया रैदास। ठीक है, तो अब इनके जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जीवन परिचय, मतलब इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1415 ईस्वी में। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप इजीली लिख पाएँ। 1520 में इनकी मृत्यु हुई थी और ये उत्तर प्रदेश में हुए थे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रविवार को हुए थे, इसलिए इनको रविदास के नाम से जाना जाता था, इसलिए कुछ टाइम बाद इनका नाम संत रैदास पड़ गया। तो इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। संत रैदास भक्ति काल के प्रमुख संत माने जाते थे। ठीक है, वे जन्म से चर्मकाल जाति के थे। अब मतलब सबसे नीचे जाति के नीचे जाति के थे। तो उन्होंने क्या किया था, समाज में जात पात और ऊंच नीच का विरोध किया था। और इनका सबसे अच्छा मतलब एक उदाहरण था कि मन हो चंगा तो कसौटी में गंगा, है ना। तो इनका कहने का मतलब था कि अगर भगवान के भक्त बनना है तो इनको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपना मन अच्छा करना होगा। गंगा में नहाने से कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हारा मन एकदम गंदा है तो आप गंगा में नहा के क्या ही करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको मन से ही ईश्वर को मानना होता है, क्योंकि भगवान हर जगह है। अगर आप कहीं पे भी देखते हो तो हर एक इंसान के अंदर है, हर जगह भगवान है ना। तो उनका कहने का मतलब था। तो अब इनके स्वरूप के बारे में जान लेते हैं कि इनका स्वरूप कैसा रहा है। निर्गुण भक्ति थे, जैसा कि मैंने बताया कि ईश्वर को बहुत मानते थे, लेकिन वे मन से मानते थे, है ना। भगवान को एकदम अंदर से विश्वास, मतलब उनको मन से ईश्वर मानते थे, जिसका कोई आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं होता। निर्गुण का मतलब होता है कि जिसका कोई आकार नहीं होता और कोई रूप नहीं होता। उन्होंने निर्गुण ईश्वर की भक्ति की है, यानी जिसका कोई रूप नहीं होता, आकार नहीं होता और भगवान के प्रति विश्वास बहुत होता है ना। यही सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। और इनका क्या था कि मन की शुद्धि करते थे लोगों की, कि सभी आके भगवान की भक्ति कर सकें। प्रेम और सरल भाषा रही है इनकी। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के बारे में बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी जो नाटक हमारा उद्भव के बारे में बताना है और विकास के बारे में बताना है। तो इसके बारे में आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी। तो पहले हम बात करेंगे हिंदी नाटक का शुरुआत कैसे हुआ। तो हिंदी नाटक का शुरुआत हुआ था हमारे प्राचीन काल से। जो हमारी धार्मिक कथाएं लिखी गई थी, हमारी प्राचीन काल से ही सारी चीज़ें लिखी जाने लगी, है ना। तो और जिसमें पौराणिक कथाओं के बारे में भी बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में कैसी भाषा लिखी जाती थी ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इसका प्रारंभ कैसे हुआ, संस्कृत भाषा से हुआ, फारसी से हुआ और अंग्रेजी से हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम पहले जानेंगे कि इसमें जो सबसे पहले कवि रहे हैं नाटक लिखने वाले, वो कौन थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे हमारे सबसे पहले प्रथम कवि माने जाते थे। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक का एक जनक कहा जाता था। इन्होंने अंधेरी नगरी और भारत दुर्गा जैसी प्रसिद्ध नाटक लिखे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। आप देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, आधुनिक काल की विभिन्न परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए तथा भारतेंदु युगीन कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसमें क्या बताना है आपको, आधुनिक काल की जो भी परिस्थितियाँ रही हैं उसके बारे में बताना है, भारतेंदु युगीन की कविता और विशेषताओं के बारे में भी बताना है आपको। ठीक है, तो इसके बारे में आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसमें इन्होंने क्या क्या पूछा। तो पहले हम बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल में भारत में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जैसी कई बुराइयां और परिस्थितियां चल रही थी। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें परिस्थितियां कौन सी रही हैं। देखो, अंग्रेजों का शासन रहा है जिसका देश गुलाम हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं कि सामाजिक बुराइयां थी, जिसमें लोगों को क्या किया जाता, ऊंच नीच की भावना थी, बाल विवाह था, सती प्रथा, ये सारी चीज़ें चल रही थी और लोग अंधविश्वास ही मतलब थे। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। और इसमें क्या था कि शिक्षा और जागरूकता की भी बहुत ज़्यादा समस्या रही है। तो इसमें लोगों को क्या किया जाता था, शिक्षित नहीं किया जाता था। लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी, जिसके कारण से अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था भारत को।
तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं ईज़िली। तो इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं कि जिसके बारे में आपको बताऊं। आप इसके बारे में फिर भारतेंदु के बारे में लिख देना कि उन्होंने क्या क्या किया, देशभक्ति के प्रति उन्होंने क्या किया, बहुत सारी कविताएं लिखी, समाज सुधारक के प्रति बहुत सारी कविताएं लिखी, उन्होंने बताया कि बाल विवाह को कैसे हटाया जा सकता है ना, सारी चीज़ें, जात पात का विरोध किया इन्होंने, सरल और सहज भाषा में मतलब इन्होंने अपनी कविता लिखी, निबंध लिखे कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए लोगों को पढ़ने में। तो इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय एकता के बारे में बताया, धार्मिक चेतना के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें आप इसमें बिल्कुल लिख सकते हैं ईजिली। अब बात करते हैं हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताना है। ठीक है, अब भक्ति काव्य क्या है, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों की व्याख्या करनी है। तो आप देखते हैं कि इसका 6th क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देती हूँ कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं हिंदी भक्ति काव्य के बारे में। भक्ति काल हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण युग माना जाता है। इस युग में कविताओं में भगवान की भक्ति और समाज सुधारक की झलक दिखाई देती है। तो इसमें क्या क्या प्रवृत्तियां रही हैं प्रमुख, वो भी देख लेते हैं हम। ईश्वर भक्ति की प्रधानता क्या क्या रही है। इसमें क्या होता है, 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक निर्गुण होती है जिसका मतलब कोई रूप नहीं होता है ना, कोई आकार नहीं होता है। एक सगुण भक्ति होती है जिसका आकार होता है, जैसे हमारे लड्डू गोपाल हो गए है ना। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। मानव प्रेम और समानता। अब इसमें क्या है, पहले ऊंच नीच की जो भावना रही थी, इन सब पे विरोध किया गया है। भक्ति काल, जब भक्ति आंदोलन चलाया गया था तो सारी प्रथाएं खत्म कर दी गई थी। जो सती प्रथा चल रही थी, हमारी जातिवाद के ऊपर विरोध चल रहा था, यही सारी चीज़ें खत्म कर दी गई थी। तो इसमें आप यही सब लिख सकते हैं कि सरल और समाज सुधारक कैसे बने, है ना, सामाजिक सुधार, प्रेम और भक्ति का मार्ग, नारी के रूप का प्रयोग बता सकते हैं आप कि जो हमारी महादेवी वर्मा रही हैं, ये इन्होंने क्या किया था, जब इनके पति का निधन हो गया था तो श्री कृष्ण को अपना पति मानने लग गई थी। तो उस वक्त क्या चल रहा था, सती प्रथा चल रहा था। तो बहुत मुश्किल हो जाता था कि मंदिर जाना या फिर ये मतलब पूजा करना या नृत्य करना या गाना गाना। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा योगदान दिया है कि जब हमारा भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। आप देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो इसके बारे में क्या बताना है, इसके विकास के बारे में बताना, उद्भव के बारे में बताना है। तो इसमें भी मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी कि इसका विकास कैसे कैसे हुआ। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। हिंदी का विकास मुख्य रूप से खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अवधी जैसी बोलियों से हुआ है। अब हिंदी का विकास कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं। आदिकाल में हिंदी का विकास कैसे हुआ, वी रस की रचनाएं जब स्टार्ट की गई थी, धार्मिक साहित्य का आरंभ हुआ था, तब क्या हुआ था, आदिकाल में हिंदी का विकास हुआ था। अब भक्ति काल में देख लेते हैं, भगवान राम और कृष्ण की जब भक्ति की जाती थी तो इसमें भी क्या बोला जाता, संस्कृत की वर्ड बोले जाते थे। तो इसमें क्या हुआ था, हमारी हिंदी की भाषा निकाली गई। रीति काल में जब श्रृंगार रस हुए थे, श्रृंगार रस बोले जाते थे। प्रेम और राजदरबारी साहित्य का जो समय रहा है, इसमें जो इनकी बोलियां रही हैं, तो इससे हमारा क्या निकाला गया, हिंदी भाषा की बोलियां निकाली गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं कि आधुनिक काल में कैसे निकाला गया, वर्तमान काल में कैसे निकाला गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। इस क्षेत्र की बोलियों में कितने वर्गों मतलब इस क्षेत्र की बोलियों में कितने वर्ग में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है कि कितने वर्गों में विभाजित किया है, और भाषा क्षेत्र में, हिंदी भाषा क्षेत्र में कि आप क्या समझते हैं हिंदी भाषा क्षेत्र से। तो इसके बारे में आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी। तो पहले हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा से आप क्या समझते हैं। हिंदी भाषा क्षेत्र का मतलब है भारत का वह भूभाग जहाँ पर हिंदी को बोला जाता है, समझा जाता है और पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ मतलब बोली जाती हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ पश्चिम और पूर्वी भारत में राज्य में शामिल है हिंदी। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। मुख्य हिंदी भाषा क्षेत्र कौन कौन से रहे हमारे, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये सारे मतलब देश के नाम हैं। आप इसको अच्छे से लिख देना, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है। तो ये सारे मैंने आपको बहुत सारे बता ही दिए हैं नाम, तो आप यही भी नाम लिख सकते हैं। तो अब पहले बात करते हैं आधुनिक हिंदी कविता, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, आप इसको पढ़ लें। मक्खनलाल चतुर्वेदी, बेटी की विदाई के बारे में आप देख लेना। जयशंकर प्रसाद हो गया, नागार्जुन के बारे में हो गया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेना। मक्खनलाल चतुर्वेदी के बारे में मैंने डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन इनकी जो कविता है बेटी की विदाई, इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताऊंगी ताकि आपको याद रहे। तो उन्होंने इस पर बात की है, जब बेटी की विदाई होती है तो कैसा फील होता है। बेटी के जाने का दुख पिता को अंदर से तोड़ता है।
पिता सोचता है कि बेटी घर से पराई मतलब घर की सबसे प्यारी कली थी, लेकिन अब वो क्या कर रही है, पराए घर जा रही है। बेटी को क्या होता है, पिता जो होता है अपनी बेटी को याद करता है, उसकी हंसी को याद करता है, वो याद करता है कि बचपन में कैसे खेलती थी, उसकी यादों को याद करता है कि वो मेरे साथ किस तरीके से रहा करती थी। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं कि जब बेटी की विदाई होती है तो मतलब कैसा फील होता है, पिता क्या क्या कैसे भावुक हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है कि उसकी भावनाएं क्या क्या रहती हैं। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक, इसमें से कोई 3 मतलब हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा आदिकाल, सामान्य परिचय, भक्तिकाल और रीतिकाल। इसके बारे में आप पढ़ लेना कि आदिकाल में कैसा समय रहा है और भक्तिकाल में मतलब आप इसमें बता देना कि भाई भक्ति आंदोलन चल रहा था, रीतिकाल में बता देना थोड़ा बहुत। इसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रही हूँ। अब आदिकाल के बारे में बात करते हैं हम। राजा महाराजा की बहादुरी और युद्धों का गुणगान किया जाता था इसमें, ठीक है। समाज में धर्म, जाति और वीरता का बड़ा महत्व रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं आप। भक्ति काल का तो मैंने आपको बता ही दिया है। और रीति काल में क्या था, श्रृंगार रस का यूज़ किया जाता था। भाषा में सजावट, अलंकार, रस और सुंदर वर्णन का प्रयोग किया जाता था। कवि राजाओं के दरबारों में रहकर प्रशंसा गीत भी लिखते थे और गाते थे। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें डिफरेंसेस बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको इन क्वेश्चंस के नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक प्रोवाइड है, आप सब वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए, कॉलेज के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, आप सब वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।